स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग विज्ञान की क्लासेस कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे संकल्प लिया है कि विज्ञान की क्लासेस ओवर होते होते हम लोग समस्त परीक्षाओं के लिए, जो भी परीक्षाएं हमारे प्रदेश में या देश में घटित होती हैं, सभी परीक्षाओं के लिए विज्ञान को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला। सीरीज का ये चौथा या पांचवा वीडियो है। इसके पहले हम लोग जीव विज्ञान की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान में कुछ पॉइंट को हम लोग कर लिए हैं। जीएस की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम लोग संविधान को एक नए पैटर्न से, नए पहल से पढ़ रहे हैं। इस तरह से यूट्यूब पे आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। संविधान को सबसे पहले हम लोग परीक्षा वाणी की पूरी किताब पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर के खत्म होने के बाद उस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, उस चैप्टर से संबंधित समस्त वन लाइनर को करते हैं और उसके बाद उसी चैप्टर का वीडियो क्लास करते हैं। जो छोटे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वो वीडियो क्लास के 2 ही 3 क्लास में हमारा वीडियो क्लास में वो चैप्टर पूरा हो जाता है। यानी इस प्रकार से हम 3 बार एक ही चैप्टर को स्टडी करते हैं और 90 दिन का हमने आपसे समय मांगा है। 90 दिन में हम संविधान आपको और विज्ञान में बायोलॉजी सेशन पूरी तरह से आपको कंप्लीट करने वाले हैं। यानी इन दोनों सेशन से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है और डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि क्या बनाया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत विज्ञान से ताल्लुक रखते होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है। ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ें कि हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में समझ लेते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बेसिक कई अंतर पाए जाते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। संरचना की दृष्टि से इनके सभी आउटलाइन को पढ़ेंगे, फिर एक एक फेज को पूरा पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने मान लो कि ऊपर से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की, तो आज सिर्फ आउटलाइन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल वीडियो होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही सिर्फ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल वीडियो होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, ऑस्मोसिस कैसे होती है, इसमें डिफ्यूजन कैसे होता है, इन सब बातों को एक एक करके हम लोग समझेंगे और उसी से समझेंगे कि हमारी गैस कैसे अंदर छनके जाती है, कैसे बाहर छनके आती है, इन सब बातों को समझेंगे। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर क्या होती है, इनको समझेंगे। फिर उसके बाद लाइसोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, कोशिका भित्ति का क्या काम है, वैक्यूल बना हुआ प्लांट कोशिका में बहुत बड़ा था, उसका क्या काम है, एक एक करके हम लोग सबको समझने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे आउटलाइन को। सबसे पहले बात करें कि जो कोशिकाएं होती हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं। इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जाता है। इन कोशिकाओं में अगर बात करें, बहुत सारी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे कि अंडे, ऑस्ट्रिच का एग है या इसका भी एग आप ले लें, छिपकली का एग ले लें, आप क्या कहते हैं हैन का एग ले लें, तो उसे आप देखते हैं वो एक प्रकार का जाइगोट होता है, एक प्रकार की कोशिका ही होती है। बात करें तो कोशिका में सबसे ऊपर की जो दीवार होती है, जंतु कोशिका की बात करें, सबसे ऊपर की दीवार और पादप कोशिका के अंदर की दीवार जो होती है, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या कह सकते हैं, इन दोनों को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इसे क्या कहते हैं, नहीं, कोशिका झिल्ली। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली और ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। एक एक को देख लेते हैं, चूंकि स्पेस बहुत कम है तो लेवलिंग बाद में करते रहेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो मूल अंतर होता है। जब हम लोग कोशिकाओं की संरचना पढ़ेंगे तो कोशिकाओं की संरचना हमको 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है कोशिका भित्ति और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। एक दूसरा हमको पढ़ना है किसके अंदर घुले हुए जो द्रव्य होते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो घुले हुए द्रव्य को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दूसरा हमको पढ़ना है साइटोप्लाज्म और तीसरा पढ़ना है केंद्रक। एक केंद्रक है तो केंद्रक को पढ़ना है। यानी इनके मेन बॉडी पार्ट की बात करें तो सिर्फ 3 मेन बॉडी पार्ट पाए जाते हैं। जब आप यहां पर जाएंगे साइटोप्लाज्म में तो इसमें घुले हुए बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उन कोशिकांगों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सबसे ऊपरी परत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा होते हैं उनको बचाने का या उन्हें घेरे रहने का काम करती है, इसीलिए इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। चूंकि यह कोशिका के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा को कवर करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है, इसलिए इसे प्लाज्मा। जैसे आप दूध लाते हैं तो दूध जिस पैकेट में होता है उसे क्या कहते हैं, दूध की पैकेट। तो प्लाज्मा के ऊपर है प्लाज्मा की पैकेट, तो प्लाज्मा की झिल्ली। ठीक, सेल के ऊपर है, वही कहा है, सेल है, सेल के ऊपर है, सेल की झिल्ली हो गई। और उसका एक काम होता है, काम ये होता है कि ये चयन करती, गेट कीपर का काम करती, किन्हें सेल के अंदर जाने देना है और किन्हें नहीं जाने देना है, दोनों का काम करती है। यानी चयन करती है कि कौन शरीर के अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इसलिए इसका तीसरा नाम होता है चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली। तो कोशिका के कितने नाम हो गए, कोशिका के 3 नाम हो गए। पहला नाम हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा नाम हो गया जो है सेल झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा हो गया आपका क्या यहाँ पे, चयनात्मक झिल्ली। बात करें, आगे बढ़े। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है यह सजीव पदार्थों की बनी होती है और इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है और लिपिड होते हैं। प्रोटीन और लिपिड के मिले हुए कंपोजिशन से बनते हैं, इसे फास्फोलिपिड लेयर कहते हैं। किससे बनते हैं, जीवित पदार्थों से बनते हैं और इसे फास्फोलिपिड लेयर कहते हैं। इनकी संरचना सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दी गई थी। कल हम लोग जब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में ही पढ़ेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी संरचना को हम लोग बना करके उसके बारे में समझेंगे। वीडियो में सब कुछ देखना है, इसलिए टाइम बहुत कम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कोशिका सेलवाल, कोशिका भित्त। कोशिका भित्त सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, कोशिका भित्त सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। जहां पे कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती थी, वहीं पे कोशिका भित्त यानी सेलवाल सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और यह पादप कोशिका में निर्जीव पदार्थों की बनी होती हैं। मुख्यतः यह जो कोशिका भित्त होती हैं यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है। इसके नीचे कभी कभी काइटिन और पेक्टिन नामक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। कल बताएंगे कि इसके आउटर मेम्ब्रेन पे काइटिन पाया जाता है, उसके बाद उसमें पेक्टिन पाई जाती हैं। उनका काम क्या होता है, कैसे फल पकने से पहले कड़ा रहता है, फल पकने के बाद गूदेदार यानी मांसल हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो पेक्टिन लेयर कैसे डिपॉजिट होती है, इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फल के जब शुरुआत होती है यानी फल का जब स्टार्टिंग फेज होता है, युवावस्था होती है, किसी आम को ही ले लें, आम का जब युवावस्था होता है तो वो बहुत टाइट होता है, बड़ा कड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके मेचुरेशन ऑफ एज आती है उसी तरह से वो कैसे ढीला पड़ने लगता है, तो उसके बारे में भी कल पढ़ेंगे। क्लियर, पेक्टिन लेयर कैसे डिकम्पोज होती है उसको बताएंगे कल हम लोग। तो ये दोनों चीजें आप हमारे समझ से काम भर का समझ गए होंगे। कल इसका विस्तृत अध्ययन होगा। आप चैनल को देखते रहिए, घबराइए मत, एक एक करके हम लोग शून्य से शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दीबाजी में हो सकता है हम ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे। बहुत पहले हमने कई बार ऐसे कार्य किए हैं कि जब पेपर आता है तो हमने ये गलती कई बार की है। आप खुद विजिट कर रहे होंगे, आपने अगर पहले हमारे कई वीडियो देखे होंगे तो हम बहुत तेजी से एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक को खत्म कर देते थे 20 से 25 मिनट में। लेकिन सामने से आता था कि सर आप पढ़े हुए पढ़ा रहे हैं कि जो नहीं जानते उन्हें बता रहे हैं। तो हम ऐसे बता रहे हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी, सबके लिए हित करें। तो सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी नारा लगाया करिए, सबका साथ सबका विकास। तो दूसरा जो हमारा बेसिक कंपोनेंट यहाँ पे आता है, देखिए स्पेस कम होने के कारण हमें इसे एडजस्ट करना पड़ रहा है। हमने 2 चीजों को देख लिया, कोशिका भित्त को, ठीक, अब मजाक की बात खत्म। कोशिका भित्त में हमने देखा कि कोशिका भित्त क्या होती है, यह मृत पदार्थों की बनी होती है, मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। सेकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सिंगल होता है तो उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं डाइसेकेराइड कहते हैं, जैसे कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रेज।
और जब वो कई मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, और क्या होता है, जल्दी बताइए भाई। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेलुलोज और स्टार्च ये दोनों प्लांट में पाए जाते हैं, पादप में, और जो मनुष्य में पाया जाता है या जंतुओं में पाया जाता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। यही कारण होता है कि ज्यादा सेकेराइड खाने से, ज्यादा आप पॉलीसेकेराइड अगर खाते हैं तो आपके शरीर में फैट का, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, जो आपका पेट है ना, प्रतिष्ठा के रूप में बाहर निकल आता है। तो फिर आप कहीं जाते हैं, वो कहीं और जाता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको नॉर्मली पॉलीसेकेराइड को खाना चाहिए, यानी ऐसी चीजों को खानी चाहिए जो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, आसानी से पच जाती है। क्लियर? तो बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये हो गया। उसके बाद कोशिका भित्त की बात करें। कोशिका भित्त के 3 नाम होते हैं। एक नाम होता है इसका, चूंकि प्लाज्मा के ऊपर होती है प्लाज्मा भित्त, सेल के ऊपर होते सेल भित्त, और चूंकि ये चयन करती किसे अंदर जाना है किसे नहीं जाना है, इसलिए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। आगे अंदर बढ़ते हैं। अंदर जैसे हम घुसते हैं वो हमको मिल जाता है साइटोप्लाज्म। बहुत ज्यादा मात्रा में घुला हुआ यहाँ पे द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का बेसिक काम जो होता है, इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिल जाता है तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हेक्सले नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जीवन का भौतिक आधार का, यानी प्रोटोप्लाज्म ही हमारी कोशिकाओं को जीवित रखने का कार्य करता है। अगर प्रोटोप्लाज्मा और हमारी कोशिकाएं क्या होंगी, मृत हो जाएंगी, तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि आत्मा होती है। लेकिन एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर अगर ये आत्मा होती है तो आप बताइए कि जब इंसान मरता है तो वो इंसान भूत बनता है, प्रेत बनता है, राक्षस बनता है, जिन्न बनता है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग चीजें बन जाता है। लेकिन जब जंतु मरता है या पेड़ मरते हैं तो क्यों नहीं बनता है? तो ये आंसर आप हमें बताइएगा कि जब जंतु और पेड़ बनते हैं तो क्यों नहीं बनते हैं, भूत प्रेत आत्मा ये सब क्यों नहीं बनते हैं, तो आप बताइए हमें। तो जीवद्रव्य को हक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि यह क्या है, एक प्रकार का जीवन का भौतिक आधार है। ठीक। कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे डॉटेड लाइन से राइबोसोम दिखाए गए हैं, येलो कलर से ही यहाँ पे राइबोसोम दिखाया गया है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिकांग है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। रॉ मटेरियल आप देते हैं। अभी मत सोच लीजिए कि आपके शरीर में प्रोटीन अपने आप बनेगी, नहीं, रॉ मटेरियल आपको देना पड़ेगा। अमीनो एसिड आपको खाना पड़ेगा। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार की होती हैं, जिसमें 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल, यानी 10 आपके शरीर के लिए जरूरी है, 10 जरूरी नहीं होती है। ठीक है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटीन, लिपिड, फैट सब कुछ पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड जाती हैं, अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ये एमआरएनए से जुड़ती हैं, टीआरएनए बनता, आरआरएनए बनता, सबके बारे में बताएंगे फिर से कभी। उसके बाद माइटोकांड्रिया पाया जाता है। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का विद्युत गृह। यहाँ पे कोशिका में विद्युत का निर्माण होता है। विद्युत का निर्माण मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, इसे गलत मत समझिएगा। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ताकत का फॉर्मेशन होता है। जो आप ग्लूकोज खाते हैं वही ग्लूकोज टूट करके यहाँ पे एटीपी नामक एनर्जी बनाता है, और उसे एटीपी को आप क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अजीब सा बना हुआ ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसे आप क्या कहते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो नाम हम लिख देते हैं, अब एक एक को देखते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें भी है। ठीक है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। पैकेजिंग करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट सिक्रेट होते हैं, चाहे एंजाइम हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे कहते हैं लिपिड हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इन्हें पैकेजिंग करने का, पैक करता है। और ये जांच भी करता रहता है कौन गलत चल रहा है, कौन सही चल रहा है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है। क्लियर। यहां पे बात कर रहे थे, ये क्या था, राइबोसोम है, राइबोसोम। और एक घुला हुआ पदार्थ क्या था, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो घुले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी घुले हुए पदार्थ को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और यहाँ पे भी राइबोसोम बना लेते हैं। ठीक है, नहीं बना था, तो ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, कच्चे अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सही। ठीक, उसके बाद अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए रेडिश कलर से दिखाया जा रहा है, खतरनाक
प्राणी को यहाँ पे भी दिखाया गया है। इसे लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली है। इसमें क्या पाया जाता है? लाइसिन नामक एंजाइम पाई जाती है। और यह लाइसिन नामक एंजाइम क्या काम करती है? आपकी शरीर में पाए जाने वाले किसी हानिकारक हाइड्रोलेज नेचर होता है, यानी किसी को डिकम्पोज कर देना, किसी को गला देना, किसी को मार डालना, ये इसका नेचर होता है। और आपकी कोशिका में जब कोई बैक्टीरिया या वायरस जाता है ना, तो उसे किल करने का काम करती, मारने का काम करती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब समूह में बहुत सारी बैक्टीरिया पहुंच जाती हैं, बहुत सारे जीव पहुंच जाते हैं, या कोई हानिकारक तत्व तो आपके कोशिका में बहुत ज्यादा बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम करता है? अपने सारे जितने भी इसके पास एंजाइम होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सबको निकाल देता है, कहता जाओ। और जब सारी एंजाइम निकलती हैं तो विस्फोटक का काम कर जाती हैं, और बदले में कोशिका क्या हो जाती है? मर जाती है। चूंकि कोशिका मर जाती है, लेकिन उसके पहले ए भी मर जाता है। ए भी तो उसी कोशिका में है। हम कह दें कि हमको लगा कि अब हम चारों तरफ से घिर गए और हमको अब सब हमारे परिवार वाले हैं और यहाँ पे लोग हमको मार डालेंगे। हमने क्या काम किया? हमारे पास हथियार थे, हम सबकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब हमको लगा कि अब सब हम घिर गए हैं, अब मर जाएंगे, मार डाले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या काम किया? अपने हथियार से ही सबको उड़ा दिया, पूरी बिल्डिंग को। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस जो हमारे बिल्डिंग के ऊपर जो गुंडे थे या जो आतंकवादी थे, जो हमको किल करने के लिए आए थे, वो भी थे। तो मैं भी मरा, मेरे परिवार के भी सदस्य मरे, और साथ में वो भी मरे। ऐसी स्थिति में क्या होता है? चूंकि हम खुद मर जा रहे हैं, इसलिए हम तो आत्महत्या करें। हम तो जान रहे थे कि हम मर जाएंगे, बाकी लोग तो नहीं जान रहे थे। बाकी लोगों को क्या पता, हम बम बांध करके यहाँ बैठे हुए हैं, अभी विस्फोट करने वाले हैं। तो मैं तो खुद जान रहा था, इसलिए मेरा क्या हो गया? आत्महत्या हो गई। चूंकि ये खुद जानते हुए भी अपनी सारी एंजाइम को निकाल देता है, और जिससे पूरी कोशिका मर जाती है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, खुद आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, घबराइए मत, अभी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अभी तो टाइमिंग है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या? आप देखिए, इसमें बेसिक छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं, उन सबके बारे में बाद में, जैसे पैराक्सिसोम है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर है, इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, उनका फंक्शन भी बहुत थोड़ा थोड़ा है। बड़े ऑर्गेनेल हो गए, बड़े ऑर्गेनेल इसमें भी हो गए। यहाँ पे एक ऑर्गेनेल प्लांट में स्पेशली पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह एनिमल में नहीं पाया जाता है। एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट से पहले, क्लोरोप्लास्ट में जो प्लास्टिड होता है, एक कंपोनेंट इसमें पाया जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्णक जिसे कहते हैं, वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है विभिन्न कलर का होता है। बहुत सारी पत्तियां आप देखते हैं लाल दिखती हैं, गुलाबी दिखती हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियां अलग अलग कलर की होती हैं, तो या फूल आप देखते हैं तो अलग अलग कलर, तो वहां पे क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन कुछ पत्तियां आप देखते हैं, बहुत सारी पत्तियां जो कैसे होती है? हरी होती है, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता। जैसे आपने गंजी, इसको आलू को देखा होगा, गंजी को देखा होगा, वहां पे कोई कलर नहीं दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यानी वो कलर लेस होता है। क्लियर? यहाँ पे वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। और जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, या तो नहीं पाए जाते हैं। वैक्यूल का काम होता है कि बहुत बड़ा सा स्पेस होता है और ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को अपने पास रखने का कार्य करता है। मेन ऑर्गन आपका बचा हुआ है, तीसरा पार्ट है, जिसका नाम क्या होता है? केंद्रक। तो केंद्रक हम लोगों को पढ़ना है। और केंद्रक में अगर हम लोग बात करें तो केंद्रक में हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या कहते हैं? केंद्रक में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो केंद्रक का हिस्सा आपको हम एक कलर से दिखाए हैं, जबकि उसके ऊपर व्हाइट कलर से आपको एक पार्ट दिख रहा है। जो व्हाइट कलर से पार्ट दिखता है साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से फैला होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है आप जानते हैं? यह सेल स्केलेटन होता है, यानी सेल में फैला होता है, यानी जैसे आपकी बोन होती है उसी प्रकार से यह सेल में फैला होता है, जिससे सेल
की एक निश्चित संरचना बन पाती है। आपकी बॉडी से हड्डी को उबाल करके निकाल लिया जाए, हालांकि उबालने के बाद आप खुद नहीं बचेंगे, लेकिन सपोज करिए कि अगर किसी कंडीशन से आपकी बॉडी से सभी हड्डी को खींच लिया जाए, जितनी हड्डियां हैं 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, 206 हड्डियों को निकाल लिया जाए, ठीक, किसी गुंडे को बुला लिया जाए, फिर खलनायक कोई हो उसे बुला लिया जाए, वो कहता ना कि मैं एक साथ 206 हड्डियों को 2000 तरीके से तोड़ने का अनुभव मेरे पास है, तो किसी ऐसे खलनायक को बुला लें और तोड़ करके हड्डियों को निकाल लें। जब हड्डियां निकल जाएंगी तो आपके शरीर में मांस का लोथड़ा बनेगा, मांस नहीं, आपके शरीर छोटे से टुकड़े में मांस का लोथड़ा बन जाएगा। जो ये शरीर अभी खड़ी है हड्डियों के निकल जाने के, हड्डियों के ढांचे पे ही खड़ी है। तो उसी तरह से सेल का एक सेल की कैसी संरचना बनती है किस पे निर्भर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहते हैं हिंदी में नॉर्मली। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका की संरचना का निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक। अब इसके बाद मिलता है केंद्रक। केंद्रक के बीच में देखिए गैप है, इसे कहते हैं केंद्रक पोर यानी केंद्रक छिद्र। यहां से पदार्थ आदान प्रदान होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे केंद्रक की झिल्ली है, डबल लेयर झिल्ली होती केंद्रक की, ठीक। केंद्रक के अंदर चले जाते हैं, जो पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक के अंदर सबसे नीचे देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमने एक पदार्थ को दिखा रखा है जिसे केंद्रिका कहते हैं। दोनों में एक ही काम होता है, दोनों को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। तो इसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका जो होती है इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली से कवर नहीं होता है, तो आप कहेंगे केंद्रिका, ठीक। तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है सेंटर में एकदम, और केंद्रक का काम, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसमें एक पतला सा तंतु फाइबर पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। पतले से तंतु फाइबर को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, जो यहाँ देखिए कलर से दिखाया गया है। क्रोमेटिन फाइबर बहुत ज्यादा होता है और क्रोमेटिन फाइबर डीएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी किसका निर्माण करता है, डीएनए का निर्माण करता है। हिस्टोन प्रोटीन तथा पेप्टाइड बांड से जुड़ करके किसका निर्माण करता है, डीएनए का। और आप जानते हैं डीएनए का काम क्या होता है, डैडी नाजायज औलाद नहीं, डैडी नाजायज औलाद, ऐसा ना। तो डीएनए का फुल फॉर्म नहीं होता, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इससे डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए में छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं जो माता पिता से लक्षण हमारे शरीर तक ले आने का कार्य करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सभी चीजों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है। ये था आउटलाइन। मैं आपको बता दूं ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ आउटलाइन है। चूंकि इन्हें अगर हम दिखाते नहीं तो आप इन बातों को समझ नहीं पाते, एक एक करके बताते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हमने सारे पार्ट के असेंबल पार्ट को मैंने आपको दिखा दिया। जो असेंबल पार्ट था, असेंबल की वजह से लैपटॉप आप लेने जाते हैं ना तो कहते हैं भैया असेंबल करके दे दे क्या आपको। जब कंप्यूटर लेने जाते हैं तो सीपीयू असेंबल किया जाता है, तो उसमें क्या होता है सभी पार्ट को लगा देते हैं। तो आप पूछते हैं भैया ये वाली बटन क्या है, ऐसे छोटी छोटी बटन देखते हैं ना, कहते हैं भैया ये वाली बटन क्या, कहता है ये सीपीयू का वो है, मॉनिटर है। ये क्या है भैया, ये आईसी है। ये क्या है, तो ये इसके इंटरनेट कनेक्टर है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे सबको एक बार में आउटलाइन आपको दिखा दिया। कल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और सेल वॉल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किसको पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ेंगे। उसमें पहले केंद्रक और केंद्रिका को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एक करके थोड़े थोड़े में सबको पढ़ेंगे। कोशिका पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। फिर हम लोग ऊतक पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें। ऊतक पूरा पढ़ने के बाद हम लोग ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, सभी तंत्र को पढ़ेंगे। इतना खत्म होने के बाद हम इंसान जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जीवों की उत्पत्ति पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कहां पे, यदि बताइए, जीवों के विकास में, यानी प्रोटोजोआ से लेकर के वहां तक, यानी किंगडम से लेकर के सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पूरा, ठीक। वर्गीकरण किसे कहते हैं उसको पूरा पढ़ेंगे। और इतना करते करते आपकी जूलॉजी पूरी तरह से और बॉटनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद बैक्टीरिया और वायरस पढ़ लेंगे, उससे संबंधित बीमारियां पढ़ लेंगे। एक स्वास्थ्य विज्ञान करके आपकी टॉपिक आती है पीसीएस में, तो स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े हुए समस्त घटनाओं को पढ़ लेंगे।
फिर इसमें क्या कौन सा वर्क आज की दुनिया में हो रहा है, जैसे कोविड-19 के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वायरस की इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। तो सभी टॉपिक को हम लोग बेसिकली एक एक करके पढ़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बायोलॉजी पे ऐसी पकड़ आपकी बनेगी कि आप बायोलॉजी के मास्टर बनने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा साथ अपना देते रहिए, हम आपके लिए करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।